तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन स्टोन मेसनरी. एंड उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ होती है और उनका यूज़ कहाँ होता है. सो आज all we are going to discuss is the terminology of stone masonry. कि उसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, वो क्या होती हैं और उनका मीनिंग क्या होता है. So let's start. First of all, we need to understand कि बिल्डिंग स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन मेसनरी के लिए जो स्टोन्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, वी गेट देम फ्रॉम रॉक्स, igneous sedimentary metamorphic rocks. बट हमें ये रॉक्स कहाँ से मिलती हैं. ये हमें क्वारिंग से मिलती हैं. क्वारी करते हैं, वी डिग इन एंड वी सर्च फॉर दी स्टोन्स. एंड ये रॉक्स की एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव अ प्लेन ऑफ डिविजन, मतलब उसमें लेयर्स होती हैं जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था. एंड इस लेयर्स के अलॉन्ग अगर हम इनको हैमर करेंगे तो वो ईजिली स्प्लिट हो जाते हैं. एंड ये जो प्लेन होता है, जो लाइन होती है लेयर के बीच की, इसको नेचुरल बेड कहते हैं. एंड नॉर्मली ये जो लाइन होती है ऑफ डिविजन जहाँ से स्टोन स्प्लिट हो सकता है, उसको हम ऐसे रखते हैं अपने वॉल में या मेसनरी में कि जब उस पर प्रेशर पड़े या वेट पड़े या लोड पड़े तो उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब उसके अलॉन्ग नहीं हो, उसके परपेंडिकुलर हो. क्योंकि अगेन उसके अलॉन्ग अगर जो वज़न पड़ता है तो वो स्टोन स्प्लिट हो जाता है. एंड वी डोंट वांट आवर वॉल्स टू बी स्प्लिटिंग. So we have to make sure that any pressure that is applied perpendicular to these natural beds, the layers. See, in this image you can see ये जो lines हैं, सारे stones में आपको ये lines दिख रही हैं, right? Yes, ma'am. हाँ, तो ये lines natural bed होता है. एंड अगर हम इसको खड़ा रख देते स्टोन को और वज़न ऊपर से ही पड़ता है तो वो स्प्लिट हो जाता है और दीवार टूट जाती है. तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो वज़न पड़ता है, जो कि ऊपर से पड़ता है, वो उसके परपेंडिकुलर हो नेचुरल बेड किसी भी स्टोन का जो हम यूज़ कर रहे हैं मेसनरी में. सो नेक्स्ट, दिस वाज नेचुरल बेड. Then second is sill. Sill is basically किसी भी डोर या विंडो का जो बॉटम सरफेस होता है वो सिल होता है. एंड जो स्टोन यूज़ होता है सिल पे, वो ऐसे बनाया जाता है या उसकी ड्रेसिंग या उसको ऐसे कवर किया जाता है कि अगर पानी पड़े बारिश का तो वो स्टोन्स के अंदर ना जा पाए या स्टोन्स के बीच की जो मोर्टार जॉइंट होता है वहाँ पे ना जा पाए. सो ये विंडो है हमारी एंड विंडो का बॉटम पार्ट इज़ द सिल एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ स्टोन. देन थर्ड is corbel.
A corbel is a projecting stone which is usually provided to serve as a support to roof truss, beam, weather shed, etc. Okay. जो ब्रैकेट जैसे दिखते हैं, सी दिस इज अ स्टोन कंस्ट्रक्शन एंड इसमें ये जो कर्वी लीनियर पार्ट है, इट्स लाइक अ ब्रैकेट जो ऊपर के छज्जे को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. This part or this feature is called a corbel. It is a projecting stone. Project out हो रहा है, बाहर निकल रहा है. It is a projecting stone which provides support for roof, beam or weather shed. And normally these corbels are molded, meaning they are molded into a design and given ornamental treatment. क्योंकि ये प्रोजेक्ट आउट होते हैं, दीज आर वेरी स्टैंड आउट फीचर्स इन एनी बिल्डिंग, तो इनको डेकोरेट कर दिया जाता है, थोड़ा डेकोरेटिव बना सकते हैं. तो दिस इज अनदर एग्जांपल. This is another example. This portion which is providing support to this metal truss, right? ये जो black part है, that is a metal truss, and इसको ये stone का projecting feature support provide कर रहा है, and this is called a corbel. Yes, ma'am. And इसकी जो extend होने वाला पोर्शन होता है, मीनिंग जो प्रोजेक्शन होता है, दैट शुड बी एट लीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द वॉल. मतलब सी, अगर कोई भी बीम, कुछ भी पार्ट प्रोजेक्ट आउट हो रहा है, तो क्या होता है कि उसको हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि सीधे वॉल पे चिपका दिया एंड वो सपोर्ट प्रोवाइड कर, सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, वो छूट के गिर जाएगा. तो यूजुअली अगर कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट आउट हो रही होती है, तो उसका कुछ पार्ट वॉल के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए, सो दैट वो खुद भी सपोर्टेड रहे और उसके ऊपर पड़ने वाले वजन को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. तो इन केस ऑफ अ कॉर्बेल, हम इतना जितना भी पोर्शन बाहर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज, हम लोग जो इतना पार्ट बाहर निकलता हुआ देख पा रहे हैं, उसका 2/3 मतलब इसका 2/3 पार्ट दीवार के अंदर होगा, तभी ये सपोर्ट दे पाएगा. अदरवाइज ये सिर्फ डेकोरेटिव फीचर होगा, ये कॉर्बेल नहीं होगा, इसे ब्रैकेट कहेंगे. अगर ये सपोर्टिंग फीचर है, तो जितना बाहर दिख रहा है उसका 2/3 पार्ट अंदर भी होगा. मीनिंग अगर पूरे कॉर्बेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो उसके 2 पार्ट्स अंदर होंगे एंड 1 पार्ट बाहर होगा. Yes. Okay. So now we come to courses. कोर्स क्या होता है? कोई भी मेसनरी में व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग लेयर्स में ब्रिक्स या स्टोन्स रखते जाते हैं.
जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 कोर्सेस और उसके नीचे भी दिख रहे हैं। तो जितने भी हम लोग ब्रिक्स एंड स्टोन्स एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, उतने ही लेयर्स फॉर्म होती जाती हैं उस बिल्डिंग मटेरियल की। और वो जो लेयर्स होती हैं, एक पूरा एंटायर लेयर जो पूरे बिल्डिंग के अराउंड रखा जाता है, उसको कोर्स बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग इज COURS। So a layer of stones or bricks is known as a course, and its thickness is generally equal to the thickness of a stone or a brick plus the thickness of one mortar joint। मतलब हम एक कोर्स सिर्फ ये ब्रिक को नहीं बोलेंगे, मतलब एक ब्रिक या स्टोन के नीचे वाले पार्ट से एक मोर्टार जॉइंट की थिकनेस तक, मतलब एक बॉटम से दूसरे के बॉटम तक। अब वो ब्रिक होगी तो एक ब्रिक के बॉटम से दूसरे के बॉटम तक, या एक के टॉप से दूसरे के टॉप तक। तो जो भी ब्रिक या स्टोन है उसकी थिकनेस प्लस एक मोर्टार जॉइंट की थिकनेस, दैट इज वन कोर्स। Fifth term we have is a cornice। CORNICE। नाउ कॉर्निस इज, हम लोग दीवार बनाते गए, छत आ गई, फिर छत के ऊपर पैरापेट आई। अब पैरापेट हम ऐसे ख़त्म तो कर नहीं देंगे, नहीं कर भी सकते हैं, पर अगर ऐसा किया तो जो मोर्टार जॉइंट्स होते हैं, जब भी बारिश होगी या धूप आएगी, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो वो मॉइस्चर सीप होगा या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, एंड वो जो एक्सपोज जॉइंट्स हैं वहाँ से क्रैकिंग होने लगेगी या डैमेज या डैम्पनेस आने लगेगी। तो वो प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हम लोग सिल के टॉप को कवर करते हैं, वैसे ही हम लोग किसी वॉल के एंड को कवर करते हैं, एंड उस कवर को हम लोग कॉर्निस बोलते हैं। Yes, ma'am. नाउ ये कॉर्निस एंड कोपिंग, ये जो पूरा फंक्शन आई टोल्ड यू कि इट हैज़ टू बी ऑन टॉप ऑफ द वॉल एंड उसको मॉइस्चर से बचाना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दो पोर्शन होते हैं, एक कॉर्निस होता है एंड एक कोपिंग होता है। Let me find a good example. वॉल के टॉप पे वी हैव दिस कैपिंग, राइट। ये हमने जो एक पूरा लेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक मोल्डिंग जैसा, वो कॉर्निस होता है। मतलब वॉल और कोपिंग के जो बीच का कॉर्नर होता है उसमें कॉर्निस होता है। इट्स द हॉरिजॉन्टल स्टोन जो हम लोग वॉल के टॉप पे प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज़ नॉर्मली मोल्डेड एंड गिवन अ ऑर्नामेंटल डिज़ाइन। एंड उससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अगर बारिश होगी, हाँ बारिश गिर रही है, तो वो डायरेक्टली वॉल पे ना जाके वॉल के जॉइंट पे नहीं जाती है, राइट। अदरवाइज पानी टपकता है, नीचे जाता है एंड देन यहाँ से टपकेगा, एंड जितना टपकेगा उतना ही ज़्यादा काई जमेगी एंड डैमेज होगा।
तो व्हाट दिस डज इज कॉर्नर प्रोवाइड करता है टू सो दैट पानी जेंटली नीचे गिर जाए, दीवार पे ना जाए। Yes, ma'am. एंड देन इसका सेकंड पार्ट होता है कोपिंग। कोपिंग जो कैप होता है किसी भी स्टोन वॉल का, उस कैप को कोपिंग बोलते हैं। Six turners. इन दिस, यहाँ पे ऐसे ये वॉल का सेक्शन है, राइट। ये हमारी वॉल का सेक्शन है एंड यहाँ पे लेवल चेंज हो रहा है। यहाँ पे छत है एंड छत के ऊपर ये पैरापेट वॉल है, रेलिंग वॉल है। तो यहाँ पे कॉर्नर्स प्रोवाइड किया गया है सो दैट जब बारिश हो तो पानी पूरा दीवार पे बहता हुआ नीचे ना जाए। यहाँ पे पहली बात तो गटर प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद जो पानी होता है वो यहाँ, डू यू सी दिस छोटा सा ओवर सेमी सर्कुलर कटआउट है, वहाँ से पानी टपक के नीचे गिर जाता है। इट डजंट गो डायरेक्टली एंड अगर फिर भी पानी जाता है तो वो यहाँ से बह के नीचे गिर जाएगा, इट वोंट गो ऑन द वॉल। वैसे ही यहाँ दीवार कंप्लीटली एंड हो रही है। यहाँ तो हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, ये हमारी पैरापेट है एंड उसके ऊपर ये कैप प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट जब पानी गिरे तो दीवार के अंदर ना जाए। वो ऐसे स्लोप है एंड ऐसे स्लोप है, वो या तो इधर गिर जाएगा या इधर गिर जाएगा। एंड देन अगेन यहाँ पे एक छोटा सा ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है जिससे पानी टपक के नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से या तो गटर में चला जाएगा या बह के यहाँ गिर जाएगा। इन ईदर केस द वॉल इटसेल्फ इज प्रोटेक्टेड। सो कॉर्निस इज अ स्टोन जो वॉल के टॉप पे प्रोवाइड किया जाता है एंड देन कोपिंग इज अ कोर्स ऑफ स्टोन जो वॉल के एग्जैक्ट टॉप पे ले किया जाता है। इट इज़ अ कोर्स सो दैट जो वॉल है वो रेन वाटर से प्रोटेक्टेड रहे। एंड कोपिंग कंपाउंड वॉल के या पैरापेट वॉल के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। एंड कॉर्निस जो होता है वो जहाँ पे भी लेवल चेंज हो रहा है बिल्डिंग का, जैसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे भी स्लैब आता है, फ्लोर आती है, वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज सिर्फ ऊपर छत के पास प्रोवाइड कर सकते हैं। Then comes the seventh, weathering. See, weathering क्या होती है? जो कोपिंग, जैसे ये कोपिंग है, इसका टॉप सरफेस है, सी दिस
दिस टॉप सरफेस ऑफ होपिंग आप देख सकते हो कि इट इज स्लोपिंग इस तरफ एंड इस तरफ, एंड Yes, इसका ma'am. पर्पस क्या होता है कि पानी रुके नहीं इसके ऊपर, स्लाइड हो जाए तो इधर या इधर। वैसे ही जितने भी टॉप्स होते हैं, अब जैसे इन दिस केस ऑल्सो इफ यू कैन सी, तो आप स्टोन का जो सिल लेवल है नीचे का, और स्टोन सिल का जो लेवल है नीचे का एंड ऊपर का इज अ लिटिल टिल्टेड इफ यू कैन सी। तो ऐसे जो भी सरफेसेस होते हैं जैसे सिल का, कॉर्निस का, होपिंग का, उसका टॉप सरफेस थोड़ा टिल्टेड होता है, थोड़ा स्लोपिंग होता है, एंड इस चीज़ को वेदरिंग बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। It provides protection against weather या rain water. एंड कभी कभी इसको ये भी कहने के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे पानी से और किसी चीज़ से इरोजन होके कभी कभी स्टोन का टॉप सरफेस स्लोपिंग हो जाता है, उसको भी वेदरिंग बोलते हैं। जैसे वेदर के इफेक्ट को भी वेदरिंग कहते हैं, एंड वेदर के इफेक्ट से बचाने के लिए जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है उसे भी वेदरिंग कहते हैं। So अभी तक we have done natural bed, Yes, ma'am. sill, third is a corbel, fourth is horse, then cornice and coping and weathering. इतने टर्म्स में कोई डाउट? No, ma'am. Okay. So we'll come to the eighth term, which is throating. जैसे अभी I pointed out, like in this, जिन भी सर्फेसेस पे वेदरिंग प्रोवाइड की जाती है, जिन भी सर्फेसेस पे वेदरिंग प्रोवाइड की जाती है उनके अंडर साइड पे या नीचे की तरफ ये ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है। सी दिस ग्रूव एंड दिस ग्रूव, जितने भी ऐसे सर्फेसेस होते हैं जहाँ पे पानी जमा हो सकता है एंड उस पर वेदरिंग प्रोवाइड की जाती है, उसी के अंडर साइड पे नीचे की तरफ ये ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है, एंड इस ग्रूव को थ्रोटिंग बोलते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जब पानी बह के नीचे पहुंचता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो व्हाट हैपेंस इज ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं एंड फिर वो धीरे धीरे टपकती हैं, एंड अगर ये कई सीजन्स तक होता रहता है तो वहाँ पे काई जमती है एंड डैम्पनेस आ जाती है। बट अगर यहाँ पे ग्रोव होता है तो उसका जो मूवमेंट होता है ड्रॉप्स का, वो डिस्टर्ब होके वो तुरंत गिर जाता है नीचे, वहाँ पे रुकती नहीं है, पानी रुकता नहीं है। सो बेसिकली वेदर से बचाने के लिए थ्रोटिंग की जाती है, वेदरिंग की जाती है। देन नाइन्थ इज प्लिंथ। प्लिंथ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है।
प्लिंथ क्या होता है? Can somebody tell me? मैम प्लिंथ मैम जो वॉल के जो मैम बेस लेवल सॉरी। मैम प्लिंथ मैम जो वॉल जब मैम स्टार्ट की जाती है तो मैम हम्म। बॉर्डर टाइप का बनता है मैम प्लिंथ। ओके, सो राइट, जो ग्राउंड का लेवल होता है, मीनिंग जो अर्थ का लेवल होता है, वहाँ से जब हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचते हैं, मीनिंग जो किसी भी बिल्डिंग का जो बेस सरफेस होता है वो लिफ्ट किया जाता है, रेज किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द रोड लेवल और द ग्राउंड लेवल और द अर्थ लेवल, एंड उस हाइट को, उस लेवल को हम लोग प्लिंथ कहते हैं। एंड इन स्टोन मेसनरी हम लोग जैसे कॉर्निस होती है वैसे ही उसको थोड़ा प्रोजेक्ट आउट करते हैं। कॉर्निस की तरह डेकोरेटिव नहीं होता है, बट स्टोन बिल्डिंग्स में प्लिंथ को हल्का सा बाहर निकाला जाता है। I'll show you. इसमें ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। यहाँ पे इस लेवल से बिल्डिंग का लेवल स्टार्ट हो रहा है, सीढ़ी चढ़ के जब जाओगे तो आप बिल्डिंग में इस लेवल पे पहुँचोगे। तो दिस होल हाइट बिटवीन दैट, बिटवीन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ, एंड इसको थोड़ा प्रोजेक्ट आउट किया जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉल। सो इन स्टोन मेसनरी ये प्रोजेक्शन को भी प्लिंथ ही बोलते हैं, उस लेवल को भी प्लिंथ बोलते हैं, एंड इस फोर्स को जो प्रोजेक्ट आउट होता है उसको भी प्लिंथ बोलते हैं। एंड इसको कई बार ऑर्नामेंटल ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। एंड इसका एक और पर्पस होता है कि बिकॉज बेसिकली प्लिंथ लेवल मतलब इस लेवल के नीचे जो भी है वो फाउंडेशन और से रिलेटेड होता है, एंड इट इज़ basically what provides a strong base to your building. सो अगर हम लोग इसे सेम लेवल पे करेंगे एंड इफ बाय एनी चांस यहाँ पे पानी जा चला गया अंदर, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। तो उसको प्रोजेक्ट आउट करके उस पर यहाँ जैसे इसमें इन्होंने यहाँ पे ये कोर्स एंड हो रहा है, यहाँ पे ये कोर्स एंड हो रहा है, एक स्लांट डिटेल दे दी है सो दैट पानी अंदर ना जाके बाहर गिर जाए। यस मैम। अब जैसे पुरान पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है हमारी, see this is our parliament, soon to be old parliament. इसमें इफ़ यू नोटिस तो आपका प्लिंथ लेवल इज़ ओवर हियर, पर एक्चुअली अगर आप ध्यान दो तो हमारा पार्लियामेंट इज़ ऑन अ मच हायर लेवल देन नॉर्मल बिल्डिंग्स। सी इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमारी प्लिंथ यहाँ है जहाँ पिलर स्टार्ट हो रहे हैं, पर एक्चुअली ये जो हाइट डिफरेंस है वो इट इज़ मोर देन 1 स्टोरी। सी यहाँ पे ये ड्राइववे है, पोर्च है,
एंड पोर्च के ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज़ योर प्लिंथ, ये पूरी हाइट। एंड इवन इन दिस, इसमें आप डिटेल देख सकते हो, इसमें भी प्लिंथ को प्रोजेक्ट आउट किया है, क्योंकि ये भी सैंडस्टोन की बिल्डिंग है। इसमें ये पोर्शन थोड़ा प्रोजेक्टेड आउट है, ये जो बैंड है वो। एंड अगेन इस जहाँ पे विंडोज़ के ऊपर है, यहाँ पे एक कॉर्निस प्रोवाइड की गई है, फिर उसके ऊपर एक बेस है जहाँ पे पिलर है। ओके, सो दैट वाज प्लिंथ। एंड आपके टोटल 32 टर्म्स हैं। एंड आई डोंट वांट कि मैं एक दिन में आपको सारे पढ़ा दूँ, बिकॉज आप भूल जाओगे एंड कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो लेट्स कवर अ फ्यू मोर। एंड इसमें आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू मेक अ फाइल नहीं बनाएंगे, शीट बनाएंगे उसमें। और उस शीट में क्या करेंगे, वी विल मेक स्केचेस। हर जैसे नेचुरल बेड का स्केच बना देंगे। एंड ये स्केचेस आप बुक से भी देख सकते हो, रंगवाला से या सुशील कुमार से। और उसमें हम लोग लेबल कर देंगे कि एरो बना के दिस इज़ द कॉर्बेल, और कॉर्बेल की डेफिनेशन उसके नीचे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। अगर आप सिर्फ लिखोगे तो आप लिख के भूल जाओगे, बट अगर आप स्केच बना के उसमें लेबलिंग करोगे तो यूल रिमेंबर। सो विल इसमें आई डोंट वांट यू गाइस टू मेक अ फाइल, मेक शीट। और 32 हैं तो ज़रूरी नहीं सारे एक में घुसाओ, वो कैसे कंपोज करना है, टेल यू। 2 शीट भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं चलती होगी, बट ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक में घुसाओ। ओके, सो प्लिंथ के बाद आता है हमारा स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स जो प्लिंथ एंड कॉर्निस के बीच में अलग अलग लेवल्स पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड उससे क्या होता है कि जो वॉल का फेस होता है, जो पूरा सरफेस होता है, उसको मोनोटोनी को ब्रेक कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो पिलर्स हैं, इसमें आप देख सकते हो कि ये एक जैसे नहीं हैं, देयर आर लाइंस इसको डिवाइड कर रही हैं। खैर ये तो स्ट्रिंग फोर्स नहीं है, बट अगर हम बिल्डिंग में देखें तो लेट्स फाइंड द स्टोन बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है। अब इसमें पूरी वॉल ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक एक जैसी है एंड देयर इज़ नथिंग डिवाइडिंग इट, तो थोड़ा बोरिंग लगता है। एंड अगर और ज़्यादा फ्लोर्स हों बिल्डिंग में तो और ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो वो उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए व्हाट वी डू इज़ हम लोग बैंड्स प्रोवाइड करते हैं। उन बैंड्स को, वो लाइट कलर के हो सकते हैं, डार्क कलर के हो सकते हैं, उनको हम स्ट्रिंग कोर्ड्स कहते हैं।
like this. राइट, इस बिल्डिंग में एज यू कैन सी यहाँ पे ये बैंड भी प्रोवाइड किया गया है सो दैट ये स्टोन मेसनरी की मोनोटोनी ब्रेक कर सके. सो दिस बैंड इज अ स्ट्रिंग कोर्स जस्ट लाइक this one, क्योंकि इसमें देखो कॉर्निस नहीं है, there is no, it's not really projecting out, it's a even band, uniform band, तो it's not a cornice. cornice ये होती है राइट, उसके टॉप को जेंटली स्लोप प्रोवाइड किया है नीचे की तरफ, बट string course is a simple band that runs around a building. This is a string Yes, course. yes. पास से ऐसा दिखता है. सो इट्स नॉट, ये स्लांट नहीं हो रहा है, डिज़ाइन नहीं है इसमें कुछ, इट्स जस्ट अ बैंड सो दैट उसका जो फेस है वो थोड़ा बिल्डिंग का इंटरेस्टिंग है. ओके, सो दैट्स द स्ट्रिंग कोर्स. नेक्स्ट टर्म इज अ लेसिंग कोर्स. अब ले सी स्ट्रिंग कोर्स तो प्योरली ऑर्नामेंटल होता है, वो सिर्फ एलिवेशन ट्रीटमेंट कह सकते हैं. इट्स जस्ट फॉर टू ऐड इंटरेस्ट in the building elevation. But lacing course is actually structural. उससे क्या होता है कि स्टोन्स, देखो ये तो ब्रिक है, इस इमेज में जो हम देख रहे हैं वो तो ब्रिक है, ब्रिक बिल्डिंग में स्टोन का Yes, yes. स्ट्रिंग कोर्स दिया है. बट एक्चुअल जो स्टोन बिल्डिंग्स होती हैं उनमें स्टोन्स इवन ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे एक साइज़ के हों. सी जैसे इसमें स्टोन्स अलग अलग साइज़ के हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम ऐसे ही पूरी दीवार बनाते जाएंगे तो वो तो टूट जानी है एक दिन. तो लेसिंग कोर्स क्या करता है कि वॉल जिसमें इरेगुलर स्मॉल स्टोन्स यूज़ होते हैं उसमें एक हॉरिजॉन्टल कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो ब्रिक का हो सकता है या बड़े स्टोन्स का हो सकता है, जो एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है बिफोर वी मूव और आगे बिल्ड करते जाएं, तो उससे स्टेबिलिटी मिलती है. See, this is a lacing course. ये पूरा अनइवन स्टोन्स हैं, छोटे बड़े, एंड उसमें बीच में दो ब्रिक्स का, इस केस में ब्रिक्स के कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो इवनली स्प्रेड आउट होते हैं. तो इससे स्ट्रेंथ मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है स्ट्रक्चर को. एंड ऑल्सो ये जो ब्रिक्स होती हैं या ये जो स्टोन्स होती हैं, यार इसमें Yes, तो दो सेपरेट ब्रिक्स हैं, पर अगर एक लंबा स्टोन प्रोवाइड किया जाता है जो पूरे वॉल की थिकनेस को कवर कर ले, उसे उस स्टोन को थ्रू स्टोन बोलते हैं. खैर, we'll come to that later. So this is a lacing course. Then next term is, this was lacing course. Then next is walls. इस लाइक फॉर एग्जांपल इसमें एज यू कैन सी कि दोनों फेस पे, वॉल के फेस पे हम लोगों ने बड़े बड़े स्टोन्स दिए हैं एंड उसके बीच में छोटे छोटे स्टोन्स को फिलर की तरह यूज़ किया है, सेक्शन में दिख रहा है. तो इन छोटे छोटे स्टोन्स को स्पॉल्स बोलते हैं या स्नेक्स बोलते हैं. The chips of stones used to fill up the empty space in the stone masonry are known as spalls or snakes.
एंड ये बनते कैसे हैं कि हम बड़े जो स्टोन के ब्लॉक्स होते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे पेबल्स में या छोटे छोटे स्टोन चिप्स बना देते हैं. सो बिकॉज अब हमें वॉल की थिकनेस तो इवन रखनी है, बट वी कैन हम लोग हमेशा तो ऐसे स्टोन्स ढूंढ नहीं पाएंगे जो एग्जैक्टली ऐसे ही साइज़ के हों, इक्वल साइज़ के हों, जो हम फिट कर लें उतनी थिकनेस में. तो व्हाट वी डू इज़ हम लोग फ्रंट में एंड बैक में तो बड़े स्टोन्स यूज़ करते हैं एंड देन बीच में जो भी जगह बचती है उसमें छोटे छोटे स्टोन्स भर देते हैं सो दैट हमारी वॉल थिकनेस इवन रहे नीचे से ऊपर तक एंड ऑल अराउंड द बिल्डिंग. मैम जब मैम वॉल बनाते हैं तो मैम उसमें भी मैम कोई स्मॉल स्पेस हो तो मैम ब्रिक में हाफ कट करके मैम फिक्स कर दिया जाता है इवन कर देते हैं. कर सकते हैं, हाँ, करना पड़ता है क्योंकि अब इवन इसमें भी जो हम लोग देख रहे हैं सेक्शन में, इसमें तो बहुत ही ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के स्टोन्स दोनों फेस पे लगे हुए हैं. वो भी नेचुरली तो ऐसे सारे स्टोन्स होते नहीं हैं, तो हम लोगों को बड़े ब्लॉक्स को तोड़-तोड़ के उतने साइज़ में बनाना पड़ता है. यस मैम. यही पूछ रहे थे आप? यस मैम. हाँ, ओके, ओके. Okay, so next is points. QUOINS, points. Now, किसी भी wall के जो external corner होते हैं, see this corner, ये वॉल दो वॉल का कॉर्नर है एक्सटर्नल कॉर्नर, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल कॉर्नर जो होता है उसको पॉइंट बोलते हैं. और उसके पे हम लोग नॉर्मली बड़े ब्लॉक्स रखते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग दी स्मॉल स्टोन्स, क्योंकि स्मॉल स्टोन्स ईजिली चिप ऑफ हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे बड़े ब्लॉक्स लगाते हैं. तो सो दैट हमारे कॉर्नर्स एंड हमारे जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे. एंड अगर ब्रिक मेसनरी है स्टोन की जगह तो ब्रिक्स को पीक पॉइंट पे ही बोलते हैं. एंड ये बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें बड़े स्टोन के ब्लॉक्स चाहिए होते हैं जिन्हें कार्व करके शेप किया जाता है एल शेप में. सी इसमें आप देख सकते हो दे आर एल शेप्ड. तो वो यूनिफॉर्म ब्लॉक्स होते हैं. ऐसा नहीं, हम लोग कभी ये नहीं करना चाहते कि कॉर्नर पे हम दो स्टोन्स को जॉइन करके यहाँ पे जॉइंट आए. वी ट्राई टू अवॉइड फॉर्मिंग एनी वर्टिकल जॉइंट्स ऑन द कॉर्नर क्योंकि वहाँ से वो स्प्लिट हो सकती है वॉल. तो दीज आर बिग एल शेप्ड ब्लॉक्स जो रखे जाते हैं ऐसे. यस मैम. देन नेक्स्ट टर्म इज bonds. बॉन्ड इज़ बेसिकली हम स्टोन्स को कैसे अरेंज करते हैं या ब्रिक्स को कैसे अरेंज करते हैं, किस तरह से, किस डिज़ाइन में, किस प्लेसमेंट में, सो दैट जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं, जैसे इस केस में ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं स्टोन्स के बीच के, वो एक लाइन में ना आए. वो कभी इवन एक लाइन में कभी भी जॉइंट्स आने नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा होगा तो अगेन वो एक फॉल्ट लाइन बन जाती है जहाँ पे अगर ज़ोर पड़ेगा या बिल्डिंग पे अर्थक्वेक से मूवमेंट होगा तो वहाँ से वो स्प्लिट होने लगेगा. बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग मोर्टार देते हैं एंड मोर्टार इज़ नॉट मेड आउट ऑफ स्टोन. इट कैन स्प्लिट ईजिली. हम लोग के प्लास्टर में क्रैक्स आने लगते हैं. तो हम लोग का हमेशा अवॉइड करते हैं, चाहे स्टोन की बिल्डिंग हो चाहे ब्रिक की बिल्डिंग, कि वर्टिकल जॉइंट्स कभी भी एक लाइन में ना आए. सो
ये चीज़ अवॉइड करने के लिए जो भी अरेंजमेंट बनाया जाता है, जैसे इस केस में थोड़ा अनइवन रैंडम अरेंजमेंट है, तो जो भी अरेंजमेंट होता है उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी लोड आ रहा होता है वॉल्स पे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग क्रैक्स इन अ वर्टिकल मोर्टार। Then next we have through stone, that I was just explaining. Through stone is basically एक ऐसी हम लोग बहुत रेयरली ऐसे स्टोन्स ढूंढ पाते हैं कि बहुत ही इवन ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स हम लोग पूरी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। देर यूजली इरेगुलर एंड दे यूजली आर अरेंज्ड सो दैट हमारे एक्सटर्नल फेस में बड़े स्टोन्स दिखते हैं एंड बीच में हम लोग स्पॉल्स डालते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज, हम अगर ऐसे ही पूरे बिल्डिंग में ऐसे ही बनाते जाएंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली, इट विल अगेन, जैसे ही यहाँ से लोड पड़ेगा वैसे ही ओवर टाइम ये यहाँ से क्रैक हो जाएगा एंड वॉल टूट जाएगी एंड क्रम्बल हो जाएगी। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम डालते हैं थ्रू स्टोन्स, जो पूरी वॉल की थिकनेस को इवनली कवर कर लें एंड बीच बीच में कुछ कोर्सेस के बीच बीच में हम लोग इन थ्रू स्टोन्स को प्रोवाइड कर देते हैं, तो इट प्रोवाइड्स अ सॉलिड बेस। लेसिंग कोर्स में क्या होता है, ये किसी भी एशलार या रबल्स या ब्रिक का एक लेस कर दिया जाता है चारों तरफ, बट और स्टोन्स भी हो सकते हैं, बट थ्रू स्टोन क्या होता है, एक ही सिंगल स्टोन होना चाहिए जो पूरी वॉल थिकनेस को कवर करता है। लाइक इन दिस, सी, इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे अनइवन स्टोन्स हैं एंड बीच में ये वॉल्स भर दिए हैं। तो हम लोग अगर ऐसे ही करते जाएंगे तो यहाँ से क्रैक फॉर्म्स होने लगेंगे, तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में थ्रू स्टोन्स दे देते हैं जो इतने बड़े हों, ऐसे। तो इससे हमें हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिल जाती है। देन हम लोग बाकी के जैम्स रिवील्स वगैरह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी थी कि कितने टाइप के स्टोन्स, कितने टाइप के कोर्सेज और बेसिक वॉल और मेसनरी फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन्हें क्या बोलते हैं। तो स्टार्ट मेकिंग योर शीट। अभी यू हैव 1 आवर इस क्लास में, तो स्टार्ट मेकिंग द शीट, अदरवाइज इफ़ आई कंटिन्यू तो आप लोग कंफ्यूज होने लगोगे। मैम A3 शीट हाँ, A3 शीट इज़ फाइन। एंड इतने बड़े स्केचेस बनाओ कि आपको लेबलिंग करने में आसानी हो, पर इतने मतलब इतने ज़्यादा बड़े भी मत बनाना कि आपके एक शीट पे 2 स्केच आ रहे हैं, ठीक है। इवनली स्प्रेड आउट कर सकते हो। कंसल्ट रंगवाला और सुशील कुमार। ओके मैम। और अगर कोई डायग्राम नहीं मिल रहा हो तो बताओ, एंड उसमें लेबलिंग करके उसकी डेफिनेशन आप रंगवाला से देख सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव इट देन लेट मी नो, मैं इसके इमेजेस आपके क्लासरूम पे डाल दूँगी।